नमस्कार, बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने बैंकिंग सर्विस ऑपरेशन पेपर में यूनिट थर्ड में व्यापारिक बैंकों के बारे में पढ़ा था, इसके सिद्धांत और इसके प्रकार। आज हम इसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बैंकों द्वारा साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। बैंकों द्वारा किस तरीके से साख का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आगे उससे पहले साख क्या होती है वो समझेंगे। तो जैसा कि लिखा है, जमाओं द्वारा जनता को साख प्रदान करना बैंक का आधारभूत कार्य है। बैंक कंपनी प्राप्त जमाओं का निश्चित प्रतिशत नकद रखकर शेष धनराशि ऋण के रूप में पुनः जनता को वितरित कर देती है। इसे सामान्य शब्दों में बैंक द्वारा साख प्रदान किया जाना कहते हैं। प्रोफेसर जेवंस ने इसकी जो परिभाषा दी है वो कुछ इस प्रकार है कि साख का अभिप्राय केवल विश्वास से होता है। क्रेडिट मीन्स पोस्टपोनमेंट ऑफ पेमेंट। प्रोफेसर टॉमस के अनुसार साख शब्द से किसी व्यक्ति की उस शोधन क्षमता तथा देनदारी का बोध होता है जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति पर विश्वास करके उसे मुद्रा, वस्तुएं या अन्य कोई बहुमूल्य पदार्थ सौंपा जाता है। इसी तरीके से प्रोफेसर कॉल ने जो इसकी परिभाषा दी है वो कुछ इस प्रकार है कि साख उस क्रय शक्ति को कहा जाता है कि साख एक प्रकार का विनिमय कार्य है जिसमें कोई ऋणदाता किसी ऋणी को वर्तमान समय में कुछ वस्तुएं या मुद्रा विश्वास पर प्रदान करता है कि कुछ समय बाद वह उसे वापस कर देगा। अगर मैं इन सारी परिभाषाओं का एक आपको सार रूप समझाना चाहूँ तो साख का मतलब होता है उधार देने की प्रक्रिया या उधार देना। और उधार हम किसे देते हैं? जिस पर हमें विश्वास होता है कि ये हमारा पैसा वापस लौटा देगा, उसको साख कहते हैं। यानी क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट किसी अगर मान लो आपको भी किसी को पैसा देना होगा तो किसी ऐसे व्यक्ति को दोगे जिसकी इमेज अच्छी होगी, जो पैसा लौटाने की क्षमता रखता है, उसी को दोगे। किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दोगे जिसने पहले ही लोगों का पैसा ले रखा है, दिया नहीं है, यानी उसकी साख नहीं है। तो सामान्य भाषा में बैंक लोगों से जो जमा अपने पास रखता है उसका कुछ हिस्सा रखकर बाकी दूसरे ज़रूरतमंदों को लोन के रूप में दे देता है और उसी से आगे लोन देता रहता है, उसी को कहते हैं साख। तो अब सबसे पहले हम इन परिभाषाओं के आधार पर ये समझेंगे कि साख की विशेषताएं क्या हैं। साख की विशेषताओं में सबसे पहला है भुगतान क्षमता। यानी अगर किसी को लोन दिया जाएगा तो पहले ये देखा जाएगा कि उसकी भुगतान की क्षमता कितनी है, यानी भुगतान की क्षमता है या नहीं है तो ही उसे लोन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। दूसरा है विश्वास। विश्वास अगर है तो उसको उधार देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पूंजी और संपत्ति, उसके पास में कितनी क्षमता है, उसकी पूंजी उतनी संपत्ति कितनी है। साख की अवधि यानी कितने समय के लिए दिया जा रहा है। आर्थिक चरित्र यानी इकोनॉमिक कैरेक्टर कैसा है। और प्रतिभूतियों की तरलता यानी जो सिक्योरिटी वो अपने पास रख रहा है उसकी लिक्विडिटी कितनी है। ये कुछ साख की विशेषताएं होती है एक अच्छी साख की। आगे है कि साख मुद्रा क्या है। अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में पूछें कि साख मुद्रा है क्या, तो उसको हम कहेंगे कि विधिग्राह्य मुद्रा का निर्गमन देश के केंद्रीय बैंक यानी भारत में आरबीआई द्वारा किया जाता है। एक तो होती है विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा का मतलब है जो हमारे पास में करेंसी है उसे विधिग्राह्य कहते हैं, क्योंकि वो आरबीआई ने इशू किया है, उस पर लिखा हुआ है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, उसे कहते हैं विधिग्राह्य यानी लीगल टेंडर मनी। वो तो आरबीआई इशू करता है। किंतु इसके विपरीत साख मुद्रा का सृजन, यहाँ गौर से देखेंगे, साख मुद्रा का सृजन जो है मुद्रा बाजार में क्रियाशील बैंकिंग शाखाओं द्वारा किया जाता है। बैंकिंग शाखाओं द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं साख मुद्रा। क्या कहेंगे उसे? साख मुद्रा।
तो साख मुद्रा का संबंध संस्थाओं के पास जमा राशियों से होता है जिन्हें सामान्यतः मांग जमा कहते हैं। साख सृजन करने की क्षमता मुख्य रूप से बैंक जमाओं पर आधारित होती है। यानी बैंक के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा साख सृजन की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो लोन जो देता है वो अपनी जमाओं के आधार पर ही तो देता है, उसी से वो साख सृजन करता है। तो जमा, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साख क्या है। साख को अगर हम वैसे एक अलग भाव तरीके से समझाएं तो यूँ कहेंगे कि जमाएं ऋण की संतान हैं अथवा ऋण जमाओं की संतान हैं। यानी डिपॉजिट्स आर द चिल्ड्रंस ऑफ लोन्स एंड लोन्स आर द चिल्ड्रंस ऑफ डिपॉजिट, अथवा ऋण जमाएं उत्पन्न करती है, लोन क्रिएट्स क्रेडिट। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि साख मुद्रा वह मुद्रा है जो बैंकिंग संस्थाओं द्वारा सृजित की जाती है तथा यह मांग जमा की मात्रा पर निर्भर करती है। साख निर्माण की प्रक्रिया को हम आगे विस्तृत रूप से समझेंगे। तो साख क्या है ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि साख वो चीज़ होती है जो बैंक के पास पैसा जमा होगा उसके आधार पर आगे उधार दिया जाएगा। अब है साख निर्माण की विधियां। साख निर्माण होता कैसे है? तो साख निर्माण का मतलब है, सबसे पहले परिभाषा समझेंगे। साख निर्माण है बैंक केवल मुद्रा के व्यापारी ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के निर्माता भी हैं। द बैंक्स आर नॉट मेयरली ट्रेडर्स ऑफ मनी बट ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंस सेंस मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी। यानी वो साख के संदर्भ में समझाना चाह रहा है कि साख जो बैंक है वो केवल मुद्रा के व्यापारी नहीं बल्कि मुद्रा के निर्माता भी है साख के संदर्भ में। तो साख का निर्माण कैसे होता है? यहाँ देखोगे, नोट निर्गमन द्वारा साख सृजन। नोट निर्गमन द्वारा मतलब क्या है? नए नोटों को द्वारा। तो वो तो केवल सरकार कर सकती है, उसमें बैंकों का कोई रोल नहीं। तो नोट निर्गमन करते समय 100% धात्विक कोष न रखकर साख सृजन का ही रूप है। यानी आपने अगर देखा होगा कि नोट किस तरीके से छापे जाते हैं, तो सरकार जितने नोट छापती है उसका एक निश्चित प्रतिशत अपने पास में प्रतिभूति के तौर पर रखती है, यानी गोल्ड रखती है उसकी वैल्यू मेंटेन करने के लिए। तो अगर वो 100 रुपये छाप के और 100 रुपये के बराबर की वैल्यू रखे तो वो साख निर्माण नहीं हुआ। लेकिन वो 20 रुपये का सोना रख के 100 रुपये का नोट छापती है तो इसका मतलब वो उसने भी साख निर्माण किया है। अब आगे देखिए, ये तो साख जो है पहले वाली, ये तो केवल आरबीआई द्वारा किया जाता है। दूसरी जो साख है जो बैंकों के द्वारा की जाती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, नगद जमा तथा साख जमा द्वारा साख सृजन। क्रेडिट क्रिएशन थ्रू कैश डिपॉजिट एंड क्रेडिट डिपॉजिट। नगद जमा अथवा प्रारंभिक जमा। तो जमाएं दो तरह की होती है बैंक में। पहली कौन सी? नगद जमा, दूसरी साख जमा। तो नगद जमा क्या है? वे जमाएं जो जमाकर्ता बैंकों के पास नकदी के रूप में जमा करते हैं और ये नगद जमाएं ही वास्तव में साख सृजन का आधार होती है। दूसरी है व्युत्पन्न जमाएं। उन जमाओं से जो बैंक अपने ऋणी को ऋण देते हैं समय उसके खाते में जमा कराते हैं, ऋणी अपनी इच्छा अनुसार उसमें से धन निकालता है, उससे कहते हैं साख जमा। तो आपको समझ में आ गया होगा साख जमा मतलब साख निर्माण की जो विधि है पहली और दूसरी। अब इसमें आगे पढ़ेंगे अपन व्युत्पन्न जमाओं से साख का निर्माण। यानी ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है। जमा ऋण का सृजन करते हैं और ऋण जमा का सृजन करते हैं। तो एग्जाम पर्पज से अगर देखा जाए तो इनमें से किसी भी भाषा से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछे, चाहे वो ये पूछे व्युत्पन्न जमाओं से साख निर्माण कैसे होता है, चाहे वो पूछे ऋण जमा की संतान है जमा ऋण की संतान है इसको समझाइए, या जमा ऋण का सृजन करता है और ऋण जमा का सृजन करता है, कुछ भी पूछे, मेन चीज़ ये है क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। तो प्रोफेसर होम के अनुसार साख जमाओं से ही साख का निर्माण होता है। या प्रोफेसर कीन्स ने क्या कहा? ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है, अर्थात दोनों एक दूसरे का सृजन करते हैं।
अब हम यहाँ एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो सॉरी, उदाहरण के लिए हम इसको समझेंगे कि साख निर्माण होता क्या है। जैसे आप एक उदाहरण से समझो। सबसे पहले कोई मिस्टर एक्स है, इसने क्या किया, 1000 रुपये अपने बैंक में जमा कराए। ठीक है, कितने जमा हुए, 1000 रुपये। ये बैंकों के पास में नगद जमा आया। क्या आया, नगद जमा 1000 रुपये। अब जो भी बैंक के पास जमा होता है उसका एक निश्चित अनुपात, प्रतिशत जो है, वो सभी बैंकों को रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है। चाहे वो नगद के तौर पर आरबीआई के पास एज ए सीआरआर रखो, और चाहे वो खुद के पास एज ए एसएलआर रखो, लेकिन वो जमा रखना पड़ता है। तो सपोज अभी जो चल रहा है वो है 20%। तो 1000 का 20% कितना हो गया, 200। तो 200 रुपये वो अपने पास में 20%, यानी बैंकों द्वारा जमा रखा गया नगद कोष। 200 रुपये जमा कर लिए, और 800 रुपये क्या है, वो उसने लोन दे दिया। 800 रुपये क्या दे दिया, दिया गया ऋण दे दिया। अब मेन जो बात होती है कि बैंक जब किसी को लोन देता है तो वो नगद नहीं देता, वो उसके नाम से नया खाता खोलता है। तो ए को लोन दिया, तो ए के नाम से खाता खोला और उसके खाते में 800 रुपये जमा कर दिए। अब ये जो 800 रुपये आए हैं, ये क्या है, ये नई जमा है। कौन सी, साख जमा। अब फिर वही नियम, 800 का 20%, 160 रुपये काटे, और 640 रुपये फिर लोन दे दिए। फिर 640 रुपये बी को दिए थे लोन, बी के 640 उसके खाते में जमा किए, तो ये फिर नया जमा हो गया। और इस जमा का फिर 20%, 128 रुपये काटे, मतलब सिक्योरिटी के तौर पर रखे, और 512 रुपये का फिर उसके आगे लोन दे दिए। तो इस तरीके से वास्तविक जो नगद था वो तो केवल 1000 रुपये था, लेकिन इस तरीके से सिक्योरिटी काट, रिजर्व रखा, लोन दे दिया, फिर रिजर्व रखा, फिर लोन दे दिया। ये प्रोसेस चलता रहता है। इससे आप देखोगे कि जो प्रारंभिक जमा थी, जो सबसे पहले आया था, वो तो केवल 1000 रुपये आया था। कितना आया था, 1000 रुपये। टोटल लोन कितने का दे दिया, ये लोन दे दिया कितना, 4000 का। रिजर्व 1000 पड़ा ही है, क्योंकि 1000 रुपये जमा हुआ था। और प्रारंभिक जमा कितना हो गया, टोटल 5000। यानी नगद कितना है, सिर्फ 1000 रुपये ये। और टोटल जमा कितना है, 5000 रुपये। और इस 1000 से लोन कितना दे दिया, 4000 रुपये। यही क्या, यानी नगद से कितना गुना लोन दे दिया गया, नगद से 4 गुना लोन दे दिया गया। इसी को कहते हैं साख सृजन। कितना गुना साख सृजन की गई, 4 गुना। अब है साख निर्माण। साख निर्माण की क्षमता का गणितीय सूत्र। अगर उसको मैथमेटिकली अगर करें तो किसी बैंक की प्रारंभिक जमा के आधार पर देश में कुल जमाओं का कुल साख निर्माण तथा कुल भुगतान डिपॉजिट की राशि गणना की जाती है। तो फार्मूला क्या है, कुल जमा क्या है, A/R। ए क्या है, प्रारंभिक जमा, आर क्या है, नगद कोषानुपात। तो इस पिछले उदाहरण में प्रारंभिक जमा कितना था, 1000 रुपये। 20% आपको रखना था, 20% रिजर्व था, और तो टोटल डिपॉजिट कितना आ गया, 5000 रुपये। कुल जमा कितना आ गया, 5000। अब क्या करना है, एक सिंपल सा साख निर्माण का फार्मूला है, जो ये है कि साख निर्माण कितनी हुई है, कुल जमाओं में से प्रारंभिक जमा घटा दो। कुल जमा 5000 थी, प्रारंभिक जमा 1000 रुपये हुई, 4000 रुपये। तो साख निर्माण कितना हो गया, 4000, यानी 4 गुना। साख निर्माण की क्षमता का सही गणना करने के लिए 3 कोषों का ध्यान देना आवश्यक है। पहला, CRR कितना है, SLR कितना है, यानी बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास रखा जाने वाला भुगतान, SLR खुद के पास, अप्रयुक्त कोष यानी वो अमाउंट जो आपके पास में रह गया, वो लोन के रूप में नहीं गया। ये तीनों प्रतिशत जब हमें पता होंगे तब हमें ये एग्जैक्ट प्रतिशत पता होगा और हम इससे साख का सही आकलन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब है कुल जमा का सही फार्मूला क्या हुआ, कुल जमा का सही फार्मूला हुआ ये, ए क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट, आर क्या है, स्टैट्यूटरी डिपॉजिट इन सेंट्रल बैंक, एल लिक्विडिटी, और यू
अनयूटिलाइज्ड रेशो डिपॉजिट। तो अब अगर इस उदाहरण को थोड़ा और ढंग से समझे, बैंक की प्रारंभिक जमा 1000 रुपये थी, वैधानिक अनुपात 20% है, तरल कोषानुपात 10% है, अप्रयुक्त कोष 10 है, तो कुल मिला के 1000/40 यानी 2500 रुपये कुल जमा हुई। तो 2500 में से 1000 गई, यानी क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ? 1500 रुपये। तो कोषा अनुपात में वृद्धि होने पर साख निर्माण की क्षमता कम होगी और कोषा अनुपात में कमी होने पर साख निर्माण की क्षमता में वृद्धि होगी। तो ये इसका रिलेशन है। आगे इसकी हम पढ़ेंगे मान्यताएं। तो क्रेडिट क्रिएशन की मान्यताएं क्या है? कुछ कंडीशंस जरूरी है, नहीं तो उसके बगैर ये माना नहीं जाएगा। सबसे पहले क्या है? लोगों में पर्याप्त बैंकिंग की हैबिट, लोगों में बैंकिंग की आदत होनी चाहिए, तब हम क्रेडिट क्रिएशन बैंक ढंग से कर। उधार ली गई संपूर्ण राशि का एक साथ उपयोग नहीं करता है, बैंक निर्धारित कोषानुपात से अधिक रिजर्व नहीं रखता है और बैंकों की संपूर्ण उधार शक्ति का समुचित उपयोग हो रहा है। ये इसकी मान्यताएं हैं। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन नहीं होता। साख सृजन करने में बैंक, जमाकर्ता और ऋणी तीनों ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक भी तत्व के अभाव में साख का निर्माण करना संभव नहीं है। तो साख निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो देश में विधिग्राही मुद्रा की मात्रा कितनी है, बैंकिंग की आदत कितनी है, उसके बाद में बैंकिंग सुविधाएं तथा विकास कितना है, मौद्रिक व्यवस्था कितनी है, आर्थिक विकास की व्यवस्था कितनी है, सरकारी नीति कैसी है, व्यापारिक दशाएं कैसी है, राजनीतिक दशाएं कैसी है, केंद्रीय बैंक की नीति, प्रतिभूतियों के स्वरूप, सट्टे का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय कोषों और बचत की प्रवृत्ति, ये सब कुछ क्या है, ये आप समझेंगे सब कुछ है टोटल प्रभावित करने वाले कारक। तो इसी के साथ हमने आज पढ़ा कि भाई क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, साख क्या है और साख निर्माण बैंकों द्वारा कैसे किया जाता है। अगले लेक्चर में हम रिटेल बैंकिंग पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है। तब तक जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए।